Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of files used in this video are given in description. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे CFT के हवाले से, और उसमें हम दो चीज़ें इस लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। नंबर वन इज़ दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर टू इज़ दी कलर प्रॉपर्टीज़। बोथ दीज टू फीचर्स आर द एक्स्ट्रा फीचर्स। जितनी भी हमने पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में थ्योरीज पढ़ी हैं, उन्होंने इन दो फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जितना कि बेटर जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किया। तो ये एक डिस्टिंक्शन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो हमने डिफरेंट ज्योमेट्रीज का कंपैरिजन किया था, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, स्केल प्लेनर ज्योमेट्रीज, इनको हमने जो है वो डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आज हम जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें देखेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो होती हैं, डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखें, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम एक वन साइडेड एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वन साइडेड एरो होता है, ये हम एक को इसका नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं और एक इसको हम साउथ पोल कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी टू टाइप्स मोशन होती है, एक इसकी सर्कुलर मोशन होती है और एक इसकी रोटेशनल मोशन होती है। बोथ दीज मोशंस काज मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी चार्ज को अगर आप मूव करेंगे तो उसके रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जब हम ये नॉर्थ एक साइड होगी और एक जो है वो साउथ होगी, जब एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेगा। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हो जाएंगी। वो इसलिए कि अगर एक का नॉर्थ पोल ये है और साउथ ये है, तो दूसरा जो है वो ऑपोजिट स्पिन के साथ रिजाइड कर रहा है। दूसरे का नॉर्थ पोल जो है वो पहले के नॉर्थ पोल के ऑपोजिट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इट मीन्स जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा होगी। तो वो मटेरियल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें एक स्मॉल मैग्नेट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रखेंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल, कि अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहें विद सेम स्पिन। तो अगर ऑर्बिटल्स इतने नहीं हैं तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, पेयर अप विद ऑपोजिट स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेंगे एक ही ऑर्बिटल में तो स्लाइटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगी, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो उसको हम पेयरिंग एनर्जी जो है वो कहते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा पेयर अप हो जाएं तो एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के साथ होता है, तो वो आपस में फिर एडजस्ट कर जाते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, उनके दरमियान जो गैप है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, वो अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होंगे, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लेस होंगी। लेकिन अगर उनके दरमियान गैप जो है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड, और वो जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो उसको शो करेंगे। तो एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट होते हैं, लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन एनर्जी लेवल, ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो चेंज करते रहते हैं। एंड दीज आर क्वाइट वीकर मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एज कम्पेयर टू अदर। तो ये इस थ्योरी का फीचर है कि इसने बहुत अच्छे तरीके से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि हमने ये एग्जांपल जो है वो ली है। ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं कोबाल्ट के। दोनों में अगर आप देखें तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
लेकिन यहाँ पर जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो जाएंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि वही सेम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब इस केस में वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोराइड है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप नहीं होंगे। तो हम इसको हाई स्पिन, स्पिन फ्री या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हम इनको कहेंगे। तो जस्ट बाय चेंजिंग द लिगेंड, तो हम हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एक दूसरे में उनको चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये इसी चीज़ को अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये है। तो अगर आप देखें कि क्योंकि फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई ये गैप जो है ये कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तीन पहले जो है वो यहाँ पर फिल होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फिफ्थ यहाँ पर, और फिर सिक्स जो है वो यहाँ पर नीचे पेयर अप होगा। लेकिन अमोनिया के केस में अगर आप देखें तो ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे ही पेयर अप कर जाएंगे। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सो दिस इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह ये आगे एग्जांपल हैं जिसमें अगर आप देखें कि वाटर है, वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर अप नहीं हो रहे ड्यू टू लेस गैप। यहाँ पर साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे ही पेयर अप हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है अब मिक्स लिगेंड्स हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले नीचे पेयर अप हो रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है और वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड भी है, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो अमोनिया के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो हम इस सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग फील्ड की फॉर्म में ही लेंगे। इसी तरह ये निकल साइनाइड है, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे पेयर अप हो रहे हैं। वेयर एज कोबाल्ट क्लोराइड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, गैप आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कम होता है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन अनपेयर्ड फॉर्म। सो these are the magnetic properties of the coordination complexes। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मीन्स दीज आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स की हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकली, पहले तो हमने यहाँ पर ये सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन की है, तो न्यूमेरिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए हम एक ऑपरेटस जो है वो यूज़ करते हैं, और उस ऑपरेटस को हम कहते हैं गॉयज़ ऑपरेटस। ये यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, तो एक सिंपल सी डिवाइस है विच इज़ कॉल्ड एज गॉयज़ ऑपरेटस, और इसको हम जो है वो गॉयज़ बैलेंस भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द असेंबली ऑफ दिस गॉयज़ ऑपरेटस। वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या वो सैंपल जिसकी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेजर करनी है, वो हम इस ट्यूब में जो है वो उसको इंसर्ट करेंगे और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रखेंगे। यहाँ पर ये एक बैलेंस पॉइंट है और यहाँ पर ये एक स्केल है या मेजरमेंट है, या आप कह लें कि यहाँ पर वेट रखे हुए हैं। तो अभी ये बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है, जितना इसका स्केल है या जितना इस पर वेट है उतना ही यहाँ पर। अगर इस मटेरियल सैंपल कंटेनर में अगर कोई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाला हम कॉम्प्लेक्स डालेंगे, तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा होगा वेट, ये बैलेंस जो है वो आउट ऑफ बैलेंस पॉइंट हो जाएगा, तो उतनी ही इसका मतलब है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा होने का मतलब है कि मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम वो कॉम्प्लेक्स ऐड करें और कोई मैग्नेटिक इंटरेक्शन ना हो या मैग्नेटिक इंटरेक्शन कम हो, तो इसका मतलब है उसमें या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, दे आर एब्सेंट, या अगर हैं भी तो एक दो हैं। तो इस तरह हम जो है वो गॉयज़ बैलेंस से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और इसको जो हम मेजर करते हैं, जो इसका हम यूनिट यूज़ करते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वन मैग्नेटिक मूवमेंट जो वैल्यू होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑलमोस्ट वन इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको उसके बराबर जो है वो हम उसको कंसीडर करते हैं।
इसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है इसकी के कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। देखें, इससे पहले किसी थ्योरी ने कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इसने क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली ना सिर्फ कि इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है बल्कि इसने कलर्स को भी जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये इसकी ओवरऑल सिचुएशन है, बॉन्डिंग सिचुएशन है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो T2G नीचे है और EG ऊपर है। टाइटेनियम जो है वो D2 सिस्टम है, ठीक है। तो +3 फॉर्म में 2 S के रिमूव हो जाएंगे, एक D का रिमूव हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो T2G में होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट ऑफ दिस 500 नैनोमीटर वेवलेंथ विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लाइट एब्जॉर्ब करके ये हाई एनर्जी स्टेट पे जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जो इसने लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से इसका जो है वो कलर जो है वो डेवलप होगा। तो इसी वजह से जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हमें कलर नज़र आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी जो लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो जो कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वो होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है। अगर किसी सब्सटेंस का कलर ब्लैक है, इट मींस इट इज़ एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का कलर वाइट है तो वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करी, सारे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये 5 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है वो शो की गई है, तो यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये यूवी रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन रेड ये जो है वो आपका विजिबल रीजन है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर्ड है तो इसका मतलब है कि वो इस विजिबल रीजन की कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि इस केस में 5 नैनोमीटर। और 5 नैनोमीटर पर आप यहाँ पर देखें कि ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर और कोई लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सिर्फ 500 नैनोमीटर वाली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही। 500 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग अगर आप कलर देखें तो वो कौन सा कलर बनता है, ग्रीन। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी लेवल है इसको क्रॉस करने के लिए इतनी वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये लाइट जो है वो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो रही है और बाकी जो है ये ब्लू और रेड ये ट्रांसमिट हो रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो इसका मतलब है अगर ब्लू इस 500 नैनोमीटर के कॉरिस्पॉन्डिंग कलर देखें तो वो कौन सा कलर है, वो ग्रीन है। तो इसका मतलब है कि ये टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब जिसको नहीं कर रहा वो कौन कौन से कलर हैं, ब्लू है और रेड है। इनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इनको ट्रांसमिट कर रहा है, सिर्फ ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ग्रीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एब्जॉर्प्शन इस ट्रांजिशन को करने के लिए हुई है, ये एनर्जी यहाँ पर इस ट्रांजिशन को करने के लिए कंज्यूम हुई है, तो ये कलर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए। तो ब्लू एंड रेड कंबाइन होकर आपको एक पर्पल शेड देंगे या ब्लूइश शेड देंगे या रेडिश वायलेट शेड देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का फिर जो कलर है वो रेडिश वायलेट है। तो जो कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा वो आपस में मिलकर जो है वो फिर आपके कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल जो है वो कलर जनरेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह फर्स्ट टाइम किसी थ्योरी ने क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स को जो है वो एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर्ड नहीं है, वो वाइट कलर का पाउडर है या वाइट उसकी क्रिस्टल्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो विजिबल रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, यस, या वो यूवी रीजन में कर रहा है कोई एब्जॉर्प्शन, या वो फिर आईआर में कर रहा है। तो ज़ाहिर है अगर यूवी के कुछ रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है तो यूवी का कुछ रीजन ट्रांसमिट होगा। इसी तरह ही अगर वो आईआर में कर रहा है तो आईआर का कुछ रीजन एब्जॉर्ब होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। बोथ यूवी एंड आईआर जो है उनको हम नेकेड आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई हमारी जो रेटिना है वो सेंसिटिव है सिर्फ विजिबल रीजन के लिए। एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर हम यूवी और आईआर को भी देख सकते तो हम शायद फिर ये विजिबल रीजन में इतनी इंटरफेरेंस हो जाती
तो ये जितने भी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स और ये वो, तो हम इनमें ओरिजिनल कलर या हम इमेज देख ही ना सकते। तो हमारा जो आई का रेटिना है वो सेंसिटिव है सिर्फ और सिर्फ इस विजिबल रीजन में, और इसीलिए हमें जो है वो कलर नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट ये इक्वेशन है, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है, बड़ी ये फेमस इक्वेशन है। तो E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू है। C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज़ द वेवलेंथ। अगर हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हम इस 500 नैनोमीटर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, और वो एनर्जी की वैल्यू आ रही है 240 किलो जूल पर मोल। व्हाट दैट इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिशन करने के लिए हमें 240 किलो जूल मोल ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो वेवलेंथ की फॉर्म में ये है 500 नैनोमीटर, और किलो जूल पर मोल की फॉर्म में जो है वो 240 आंसर जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये एनर्जी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रेशन एनर्जी जो कि 4300 किलो जूल है। तो बहुत कम एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी रिक्वायर है इस ट्रांजिशन के लिए, जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो अपीयर हो रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसने हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो एक इसका डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन आयनिक इंट्रैक्शंस, वेयर एज आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो दैट इज़ वाई हमने फिर इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी पढ़नी है जिसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी कहते हैं, या जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन उस थ्योरी पर जंप करने से पहले हमने अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, और वो टॉपिक है जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया। वो ये है कि कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं अदर देन ज्योमेट्री। अभी तो हमने सिर्फ एक फैक्टर पढ़ा है इसकी सेपरेशन का, ज्योमेट्री के। हमने देखा ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा होती है स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में सबसे कम होती है। लेकिन दो फैक्टर्स और भी हैं जो हमने पढ़ने हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो मेटल के रिलेटेड हैं, और कुछ फैक्टर जो हैं वो लिगेंड के रिलेटेड हैं, कि कैसे जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। एंड रिमेंबर दैट मैंने आपको पीछे भी एक वो हमने इसमें एक सीरीज़ भी पढ़ी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसकी डिस्कशन होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी, बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।